इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं का अध्याय 2 ज्योग्राफी का विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण घनत्व और वृद्धि पढ़ने जा रहे हैं। विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कोई भी भौगोलिक क्षेत्र होता है, भूमि का क्षेत्र जो होता है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं इसी को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब इस जनसंख्या घनत्व को निकालने का जो तरीका है उसमें है वहाँ किसी भी क्षेत्र की हम कुल जनसंख्या ले लेते हैं और कुल क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से हम डिवाइड या भाग कर देंगे तो वहाँ के जो लोगों की संख्या निकलेगी उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ। अब हम देखते हैं जो जनसंख्या वितरण है इस शब्द का अर्थ क्या होता है। भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं इस बात से लगाया जाता है। जनसंख्या वितरण का अर्थ होता है कि जो हमारी ये भूमि है इस भूमि पर लोग किस प्रकार रहते हैं। कुछ लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, कुछ लोग समतल मैदानों में रहते हैं और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या कम है। तो इन सबको क्या कहा जाता है, जनसंख्या वितरण। यानी लोग किस प्रकार रह रहे हैं, किन क्षेत्रों में ज़्यादा हैं, किन क्षेत्रों में कम है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है जल की उपलब्धता। जो जल है ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। यह जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जहाँ जल आसानी से मिल जाता है लोग वहाँ रहना अधिक पसंद करते हैं और जहाँ जल आसानी से नहीं मिलता वहाँ रहना पसंद नहीं करते। जहाँ पर लोगों को जल आसानी से मिल जाता है लोग वहाँ रहना अधिक पसंद करते हैं और जहाँ पर जल आसानी से नहीं मिलता वहाँ लोग अधिक रहना पसंद नहीं करते। उसके बाद है भू आकृति। लोग समतल मैदानों, मंद ढालों वाले क्षेत्रों में अधिक रहना पसंद करते हैं। ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन के लिए भी अच्छे होते हैं, सड़कों के निर्माण के लिए भी अच्छे होते हैं, उद्योगों के अनुकूल होते हैं। पहाड़ी इलाकों में गतिविधियाँ आसानी से संभव नहीं हो पाती हैं। अब देखो भू आकृति में क्या है, लोग समतल मैदानों में रहना अधिक पसंद करते हैं, मंद ढालों पर रहना अधिक पसंद करते हैं। ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन के लिए अच्छे होते हैं, सड़कों का निर्माण आसानी से किया जा सकता है, उद्योगों के अनुकूल होते हैं और पहाड़ी इलाकों में जो गतिविधियाँ हैं वो आसानी से संभव नहीं होती हैं। इसके बाद हम आगे इसका अगला पॉइंट देखते हैं जलवायु। जो जलवायु है अधिक गर्म और अधिक ठंडे स्थानों में लोग रहने के अनुकूल नहीं होते। यानी लोग अधिक गर्म स्थानों पर भी रहना पसंद नहीं करते और ना अधिक ठंडे स्थानों में रहना पसंद करते हैं। इसलिए लोग ना तो अधिक ठंडे ना अधिक गर्म स्थानों में रहना पसंद करते हैं, ना तो अधिक ठंडे और ना तो अधिक गर्म। उसके बाद इसका चौथा और अंतिम पॉइंट है उपजाऊ मृदाएं। यानी मृदाएं जो भूमि है यह भी लोगों को आकर्षित करती है। जहाँ उपजाऊ मृदाएं होती हैं वो कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती है, तो लोग ऐसे क्षेत्रों में अधिक रहना पसंद करते हैं जहाँ की भूमि उपजाऊ हो। तो इसलिए लोग उपजाऊ मैदानों पर अधिक रहना पसंद करते हैं। अब देखो जनसंख्या को जो प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक थे, अभी हमने जो पढ़े चार भौगोलिक कारक कौन से पढ़े, जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएं। अब हम आर्थिक कारक पढ़ते हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक कौन से हैं। अब देखिए जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक में सबसे पहले हैं खनिज। जहाँ अधिक खनिज पाए जाते हैं वह उद्योग आसानी से लगाए जा सकते हैं। या जहाँ खनिज आसानी से मिल जाता है वहाँ आसपास के क्षेत्रों में उद्योग बड़ी आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। उद्योगों में लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है, इसीलिए लोग ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं। यानी जहाँ पर खनिज मिल जाए और आसपास उद्योग लग जाए लोग ऐसे स्थानों पर रहना अधिक पसंद करते हैं। दूसरा पॉइंट है नगरीकरण। नगरों में लोग अधिक रहते हैं, लोगों को नगरों की जो सुविधाएं होती हैं वो आकर्षित करती हैं। अब गांव में लोग
कब निवास करते हैं? आजकल नगरों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो उसकी वजह यह है कि जो नगरों की सुविधाएं हैं वो लोगों को और आकर्षित करती हैं। नगरों में लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है। जो नगर है, नगर में लोगों को रोजगार बड़ी आसानी से मिल जाता है। नगरों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती हैं। नगरों में लोगों को रोजगार बड़ी आसानी से मिल जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं या दूसरी सुविधाएं बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, इसलिए लोग नगरों में जीवन जीना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला पॉइंट है औद्योगिकरण। जिन क्षेत्रों में उद्योग अधिक होते हैं वहाँ लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाता है। अब जहाँ पर उद्योग अधिक होते हैं लोग वहाँ अधिक रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी वजह है वहाँ लोगों को बड़ी आसानी से रोजगार प्राप्त हो जाता है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट सामाजिक और सांस्कृतिक कारक कौन से हैं? सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में कुछ स्थान लोगों को धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक आकर्षित करते हैं। अब देखो, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की वजह से भी लोग, जो जनसंख्या वो प्रभावित होती है, यानी लोग अपनी संस्कृति और अपने समाज को लेकर भी रहने के लिए प्रवास करते हैं। अब हम अगली हेडिंग पे चलते हैं। अगली हेडिंग है जनसंख्या के परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? यानी जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से जिससे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? जन्म दर। जब जन्म दर उच्च होती है तो भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है, तो जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है। जब मृत्यु दर होती है तो जनसंख्या में कमी आती है। प्रवास, जब लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो इसे प्रवास कहा जाएगा। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होंगे, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इसके बाद हम लोग देखते हैं आशोधित जन्म दर किसे कहते हैं। देखिए, आशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए, इसमें यानी आशोधित जो जन्म दर है प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जा सकती है, यानी प्रति वर्ष जो प्रति 1000 स्त्रियां हैं वो कितने जीवित बच्चों को जन्म देती है, उससे इसकी गणना की जाती है। इसे आशोधित जन्म दर कहा जाता है। अब इसको निकालने का तरीका, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, यानी किसी एक साल में जो 1000 स्त्रियों ने कितने जीवित बच्चों को जन्म दिया। किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, और वर्ष के मध्य उसमें जनसंख्या कितनी थी, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आशोधित मृत्यु दर क्या है। अब देखिए, आशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी किसी विशेष वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतक कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसे अब निकाला जाता है या अभिव्यक्त किया जाता है, तो उसे आशोधित मृत्यु दर कहते हैं। प्रति वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अब है इसका निकालने का जो तरीका आशोधित मृत्यु दर का, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या, और इसको भी गुणा 1000 से करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आशोधित मृत्यु दर और जन्म दर थी। अब हम देखते हैं प्रवास क्या है। जो प्रवास है, जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिसमें जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है, वो उसे कहते हैं प्रवास। यानी जब लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रवास। अब यह प्रवास कई कारणों से होता है। कुछ लोग रोजगार की वजह से प्रवास करते हैं, कुछ लोग, जैसे गांव में अक्सर होता है कि महिलाएं शादी के बाद प्रवास करके किसी और गांव में चली जाती हैं, यानी प्रवास कई रूप में होता है। अब हम देखते हैं आगे, उद्गम स्थान। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। यानी जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं
तो लोग जिस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान में जा रहे हैं, जिस स्थान को छोड़ के जा रहे हैं उस स्थान को कहा जाता है उद्गम स्थान। उसके बाद है गंतव्य स्थान, किसे कहते हैं? जिस स्थान में लोग गमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। यानी लोग प्रवास करके जिस स्थान पर पहुंचते हैं उसे गंतव्य स्थान कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आप्रवास किसे कहते हैं? आप्रवास, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं आप्रवासी कहलाते हैं। यानी जो प्रवासी होते हैं वो किसी नए स्थान पर जब चले जाते हैं तो उन्हें आप्रवासी कहा जाता है। उत्प्रवास, प्रवासी जो किसी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उन्हें उत्प्रवासी कहा जाता है। प्रवासी जो किसी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उन्हें उत्प्रवासी कहा जाता है। अब देखिए प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक भी हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक हैं। अब देखो प्रतिकर्ष कारक, इसमें लोग रहने की खराब दशाओं के कारण प्रवास करते हैं। प्रतिकर्ष कारक में लोग मजबूरी में खराब दशाओं की वजह से प्रवास करते हैं, जैसे बेरोजगारी, उनके पास कामकाज नहीं होता, रहन सहन की निम्न दशाएं होती हैं, राजनीतिक उपद्रव होता है, प्रतिकूल जलवायु, जलवायु उनके अनुकूल नहीं होती, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं बार बार, महामारियां होती हैं। यानी इन वजहों से जब ये रहने की दशाएं खराब होती हैं तब लोग मजबूरी में प्रवास करते हैं तो उन्हें प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। और अपकर्ष कारक जब लोग खुशी से प्रवास करते हैं अच्छी सुविधाओं को देखकर आकर्षित होकर। इसमें लोग रहने की अच्छी दशाओं के कारण प्रवास करते हैं, काम के बेहतर अवसर, शांति और सुरक्षा, अनुकूल जलवायु और आदि। ये दो थे प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। इसी के साथ यह अध्याय हमारा समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।